N7 और N9। ये भी नेट के पेपर में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि आप एलईडी बताइए, लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड कौन सा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड का मतलब ये है कि ये ड्यूरेशन है आपका। तो 1919 को हमने N1 इसको, क्योंकि पूरी N को हमने जो है 5 भागों में बांट दिया, तो जो अंतिम जो चल रहा है, जैसे N1 है तो 19 है, तो इसलिए हमने 1। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सैयद फहीम एक बार फिर से आपके सामने स्वागत करता हूं टारगेट ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में। साथियों, ये पुस्तकालय वर्गीकरण जो शीर्षक हमारा चल रहा था कॉलन क्लासिफिकेशन, उसका दूसरा भाग है। इससे पहले भाग में हम लोग बात कर चुके हैं कॉलन के बारे में कि कॉलन का परिचय, क्लासिफिकेशन का परिचय, क्यों कॉलन बनाई गई, रंगनाथन ने किस सोच के साथ कॉलन क्लासिफिकेशन को लिखा, कॉलन के अब तक कौन कौन से संस्करण आ चुके हैं और उन संस्करणों में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। वीडियो फर्स्ट पार्ट हो गया था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक देखें और वहां से आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। जिन्होंने देख लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड पार्ट में स्वागत है आपका। और अब हम आज यहाँ पर जो इस बारे में बात करेंगे उसका नाम है PMEST, यानी कि 5 तत्व है और 5 तत्वों में कैसे हमने उसको विभाजित किया और हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज का हमारा शीर्षक जो है वो PMST की पहचान है। आप इसके ऊपर काम करेंगे और PMST जो है वो कॉलन में क्यों काम में लिया जाता है इसके बारे में। सो PMEST की पहचान, ये आज का हमारा यहाँ का टॉपिक है। देखिए साथियों, PMEST, P मतलब पर्सनालिटी, M यानी मैटर, E मतलब एनर्जी, S यानी स्पेस और T मतलब टाइम। ये कुल मिला के 5 तत्व हैं हमारे और पांचों तत्वों के बारे में यहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया भी है। अब ये 5 तत्व क्या है, क्यों है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, SR रंगनाथन से आप परिचित हैं और रंगनाथन ने वर्गीकरण की पद्धति बताई है। रंगनाथन ने ये कहा कि जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम जो करना है आपको कि आपको मुख्य वर्ग की पहचान करनी है। पुस्तक जो है कौन से विषय की है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। रंगनाथन ने संपूर्ण विषय को 42 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। मैं अगली क्लास में आपको मेन क्लासेस के बारे में बात करूंगा, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि आपने मान लीजिए मुख्य वर्ग पहचान लिया। तो जब आपने मुख्य वर्ग पहचान लिया, आपको पता लग गया किताब जो है फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथमेटिक्स की है, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स जो भी है, रंगनाथन ने समस्त ज्ञान जगत को, जितने भी संपूर्ण ज्ञान जगत है, उसे 42 मुख्य वर्गों में विभाजित किया है। जब आपने मुख्य वर्ग पहचान लिया तो मुख्य वर्ग पहचानने के बाद अब रंगनाथन ने कहा कि जैसे मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें और 50,000 किताबों में जब आपने वर्गीकरण किया तो आपको यह पता लगेगा कि मैथमेटिक्स की 1200 किताबें हैं उनमें से, या हिस्ट्री की आपके पास 800 किताबें हैं, या सिविक्स की आपके पास 600 किताबें हैं। तो अब 1200 किताबें हैं, 600, 800 है, एक ही विषय की है। अब उन 1200 किताबों को आप आगे, उन्हें 1200 को कैसे आप क्रम में जमाएंगे? एक विषय की तो हो गई, लेकिन अब किसी एक विषय की होने के बाद अब उन किताबों को अगर आपको क्रम में जमाना है तो आप क्या ऑर्डर रखेंगे? तो वहां से स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन कि एक मुख्य वर्ग आपको मिल गया, आपने मेन क्लास चूज कर ली। तो मेन क्लास का जो नंबर है आप डिनोट कर देंगे, जैसे A B C D, रंगनाथन ने A से लेकर Z तक, 0 से 9 तक और स्मॉल a से स्मॉल z तक काम लिया है। मुख्य वर्ग का निर्धारण होने के पश्चात जब मुख्य वर्ग बन गया तो मुख्य वर्ग के बाद आपको देखना है। तो रंगनाथन ने कहा कि किसी भी पुस्तक के शीर्षक को आप ध्यान से पढ़ेंगे, पुस्तक के टाइटल को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें अधिकतम 5 तत्व हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 5 ही तत्व विद्यमान होंगे। मेरी बात को जितना ध्यान से, जितना गौर से आप सुनेंगे, आपको क्लासिफिकेशन उतना ही इजीली समझ में आएगा। क्या कहा रंगनाथन ने? रंगनाथन ने ये कहा कि विषय के शीर्षक में अधिकतम 5 तत्व हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 5 तत्व विद्यमान हो सकता है कि किसी शीर्षक में 3 हो, 2 हो, 1 हो, या 5 के 5 मिल जाए आपको। 5 प्रकार की चीजें जो है शीर्षक में हो सकती है। उन 5 को हमने क्या कहा? P, M, E, S और T। ये PMEST शॉर्ट फॉर्म है। P को हम पूरा बात करेंगे, यानी कि P का मतलब जो है वो आपका क्या है? P मतलब पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व। ओके, हम बात कर रहे हैं P यानी कि पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व को मैंने किससे डिफाइन किया? मैंने P से बताया। M
M यानी कि मैटर, मैटर का मतलब हो गया पदार्थ, E यानी कि ऊर्जा, S स्थान, और T जो है आपका वो क्या है आपका समय। तो PMEST ये 5 चीजें हैं। ये पांचों तत्व आपको किसी शीर्षक में मिल सकते हैं। एब्सेंट हो सकता है कोई, या कोई प्रेजेंट हो सकता है, किसी की पुनः आवृत्ति हो सकती है, उसकी बात हम आगे राउंड्स एंड लेवल्स में करेंगे। 5 प्रकार की चीजें हो सकती है। इन पांचों ये श्रेणियां हैं, लेकिन इन पांचों की जब पहचान हो जाए और आपको अंकन मिल जाए तो आपको इन चिन्हों के साथ इनका प्रयोग करना है, डायरेक्ट आपको यूज नहीं करना है। आपको जब इनके नंबर आप बनाएंगे तो नंबर के लिए आपको इनका चिन्ह जरूरी है। तो पहला चिन्ह किसका है? पहला व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का चिन्ह कौन सा है? आपको कॉमा से आप जोड़ेंगे इसको। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पी का चिन्ह कौन सा है, तो कॉमा है। एम मैटर यानी कि सेमीकोलन, आप सेमीकोलन से आप मैटर को जोड़ेंगे। ई ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए आपको कॉलन काम में लेना होगा। एस स्थान के लिए आप डॉट, और लास्ट में टाइम के लिए जो है आप इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। ये पांचों तत्वों के योजक चिन्ह हैं। योजक चिन्हों पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि योजक चिन्ह कौन कौन से हैं और हम उसे कैसे काम में लेंगे। तो योजक चिन्ह आपको पहचानना चाहिए। पी का आपका सबसे पहला कॉमा है। सेकंड नंबर पर आता है एम, एम यानी कि आपका मैटर है, मैटर यानी कि आपका तत्व है, तत्व के लिए आप जो है आप सेमीकोलन काम में लेंगे। इसके बाद ई है, ई मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए आपको कॉलन काम में लेना है। एस के लिए आपको डॉट, टी के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा काम में लेना है। अब इन तत्वों की पहचान बहुत जरूरी है, और पहचान कैसे आप करेंगे तो मैं आपको उस पहचान के लिए जो है मैं आपको डिटेल में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और हम आगे बात करते हैं। सबसे पहला तत्व जो है हमारा वो कौन सा है हमारा? दिस इज नोन एज समय यानी कि टाइम आइसोलेट। तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि 5 तत्व है PMEST, तो आप टी से क्यों शुरू कर रहे हैं? तो PMEST जब लिखते हैं हम तो इसमें से हम लास्ट में शुरू करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, मैं आपको इसके बारे में भी कुछ डिटेल बता रहा हूँ, और इसके ऊपर जो सवाल आया था उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सो यहाँ पर पहला तत्व मैंने कौन सा बताया? P, दूसरा है M, तीसरा है E, S और T। इनके पहचानने का जो क्रम है आप यहां से ऐसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप T ढूंढेंगे, फिर S ढूंढेंगे, फिर E ढूंढेंगे, M ढूंढेंगे और P ढूंढेंगे। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जिसके ऊपर अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। रंगनाथन ने क्या कहा कि किसी भी विषय शीर्षक में, किसी भी पुस्तक के टाइटल में जिसका आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि प्राकृतिक भाषा से कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। कृत्रिम भाषा वो हो गई जो हम अब इसको देंगे, कृत्रिम अंकन वो होगा जो हमने बनाया है। ये वही है, एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो क्लासिफिकेशन उसी प्रकार से, जिस प्रकार जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में आप जाते हैं तो आपका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बैंक आपको आपके अकाउंट नंबर से पहचानता है। यूनिवर्सिटी आप जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए आपका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको आपके एनरोलमेंट नंबर से पहचानती है। भारत सरकार आपको आपके आधार संख्या से पहचानती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपके पैन नंबर से पहचानता है। तो ये सब कुछ यूनिक आइडेंटिटी है। उसी प्रकार से लाइब्रेरी अपनी पुस्तक को उसके क्लास नंबर से पहचानती है, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर उस पुस्तक का स्थान उसके क्लास नंबर से डिसाइड होगा। हर पुस्तक के ऊपर एक क्लास नंबर डलेगा और उस क्लास नंबर को ही जब हम अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर में जमाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। इसलिए अब क्लासिफिकेशन हम करते हैं ताकि हर पुस्तक को एक व्यक्तिगत पहचान मिले और उस पहचान से ही उस पुस्तक को जो है निश्चित स्थान मिलेगा और उस स्थान के आधार पर हम उस पुस्तक को एक निश्चित क्रम में पुस्तकालय में रख देंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन जब हम करना प्रारंभ करते हैं तो रंगनाथन ने कहा कि किसी भी पुस्तक शीर्षक में मूल रूप से 5 तत्व हो सकते हैं और इन 5 तत्वों को कहते हैं PMEST। लेकिन इन तत्वों के होने से ही जो है क्लास नंबर बनेगा। अब क्लास नंबर बनाना है तो 5 तत्वों में से भी रंगनाथन ने कहा कि सबसे साधारण और इजी सरल पहचानना जो है वो हम टी को पहचान सकते हैं, इसलिए हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहले टी, फिर एस, फिर ई, फिर एम और फिर पी करेंगे। टी यानी कि टाइम, टाइम यानी कि समय। अब मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि टाइम पहचानना बहुत मुश्किल है। किताब का शीर्षक है इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग 1857, 1857 का भारतीय इतिहास। इजी हो गया। इजी क्या हो गया कि भारतीय इतिहास तो इंडियन हिस्ट्री का नंबर है, लेकिन 1857 इजी है आपके लिए।
समय आपको बहुत इजीली पहचान में आ रहा है वहां पर, तो समय को पहचानना सरल होता है। आप उस समय के आधार पर आप टाइम टेबल में जाएंगे और टाइम टेबल से आप वहां से उसका ऑटोमेटिकली आप अंकन निकाल के आप ला सकते हैं और वो अंकन जो है हम शीर्षक में लगा देंगे। समय के बाद कोई चीज पहचाननी है तो वो क्या पहचानेंगे आप? स्थान। हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ इंडियन हिस्ट्री, तो इंडिया का नंबर लगाना क्योंकि इंडिया स्थान है। वर्ल्ड हिस्ट्री, ओके, तो वर्ल्ड का नंबर लगेगा। एशियन हिस्ट्री, एशिया का नंबर लगेगा, तो वो आपका क्या हो गया? स्थान। तो आप सबसे पहले इजीली पहचानेंगे, सबसे एक नंबर पे टाइम है, दूसरे नंबर पर इसके, तीसरे नंबर पे जो होता है आपका एनर्जी होता है। एनर्जी जितनी भी गतिविधियां हैं आप वो पहचान पाएंगे, उस पर आप काम करेंगे। मैटर है, तत्व की बात कर रहे हैं हम लोग, तत्व को पहचानेंगे, वो पी से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। तो तीन को पहचाना, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाएगा, और जब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा तो सबसे सरल है टी, उसके बाद है एस, उसके बाद थोड़ा सा ई है, ई के बाद एम और पी में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो इन दोनों को पहचान पाना और इनके अंदर अंतर निकालना बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन फिर भी हम किसी तकनीक से पहचान पाते हैं कि ये एम है, तो जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? पी कहते हैं। तो यहाँ पर एक विधि काम करती है जिसको हम कहते हैं शेष विधि। इस पर सवाल भी एग्जाम में आया, क्या बोलते हैं इसको? शेष विधि बोलते हैं। शेष विधि का मतलब ये है कि आप किस प्रकार से आप पहचानेंगे। तो शेष विधि का मतलब ये बहुत सिंपल है, इसको अवशेष का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रंगनाथन ने कहा कि किसी भी विषय शीर्षक में 5 मूलभूत तत्व हो सकते हैं, 5 मूलभूत श्रेणियां हो सकती है। उन 5 मूलभूत श्रेणियों के नाम जो है वो PMEST है। तो टी पहचान लिया आपने, सबसे सरल है टी। टी के बाद आपने एस पहचाना, एस के बाद आपने ई पहचाना, ई के बाद आपने एम पहचाना, और एम के बाद जो बचता है वो आपका पी है। अगर आप नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, रंगनाथन ने कहा कि 5 तत्व हो सकते हैं। अगर आप 4 तत्व पहचान लेते हैं तो डेफिनेटली जो बचा हुआ तत्व है वही आपका 5वां तत्व है, और उस 5वें तत्व को क्या कहेंगे? आप पी कहेंगे, उसको व्यक्तित्व कहेंगे। तो व्यक्तित्व पक्ष को पहचानने के लिए हम शेष विधि या अवशेष का सिद्धांत काम में लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि कौन से तत्व को पहचानने के लिए हम अवशेष विधि या शेष विधि का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका है पी पक्ष। पी यानी कि पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। आइए डिटेल में बात करते हैं, एक एक करके हम जो है इन्हीं चीजों के बारे में कि कौन कौन से तत्व। तो सबसे पहला हम बात करेंगे आज यहाँ पर समय यानी कि टाइम आइसोलेट। ये हमारा नंबर 1 आइसोलेट है, इसको पहचानना जो है अत्यंत सरल है और इसे पहचानते हैं। तो टाइम आइसोलेट आपको पहचानना है। टाइम आइसोलेट के अंदर इसका टी है, और टी जो है टी 2 प्रकार का है, T1 है और T2 है। टाइम आइसोलेट के 2 स्तर हैं, ये 2 लेवल्स हैं। टाइम आइसोलेट इज हैविंग 2 levels, LEVELS। टाइम आइसोलेट के 2 लेवल है, एक आपका T1 है और एक आपका T2 है। T1 और T2 दोनों में अंतर है। T1 किसके लिए काम आएगा? T1 काम आएगा निश्चित समय। अगर निश्चित है, फिक्स टाइम है, तो आप क्या काम में लेंगे? आप T1 काम में लेंगे। और T2 पक्ष जो है वो काम आएगा आपका अनिश्चित समय यानी कि मौसम। ये रंगनाथन ने बहुत ही क्लियर कट बताया है। T1 T2 T, देखिए पुनः बात कर रहे हैं PMEST। PMEST में से हम अंतिम तत्व की बात कर रहे हैं जो कि पहला तत्व भी है, क्योंकि टी को पहचानना सरल है इसलिए हम बात कर रहे हैं। सो टी जो है 2 प्रकार से, T1 और T2। T1 जो है निश्चित काल के बारे में जानकारी देता है, जबकि T2 जो है मौसम के बारे में हमें जानकारी देता है। अगर जैसे मौसम समर का नंबर अलग होगा, विंटर का नंबर अलग होगा, ड्राई का अलग होगा, रेनी का अलग होगा, ये सब टी आपके टाइम एक टेबल बनी हुई है, कॉलन के अंदर चैप्टर है, वहां से आप देख सकते हैं और उस चैप्टर के आधार पर जो है आप टाइम के बारे में बात कर सकते हैं। टाइम आइसोलेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो T1 और T2 ये मौसम के बारे में, लेकिन T1 का प्रयोग ज्यादा किया जाता है एज कंपेयर टू T2। ये इसका प्रयोग ज्यादा होगा और इसका प्रयोग जो है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि मौसम के नंबर दे रखे हैं, लेकिन आमतौर पर निश्चित समय की बात की जा रही है। तो निश्चित समय जो है उसमें टाइम लिखा होता है। टाइम के लिए यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर ईयर दे रखे हैं और उसको हम बात करते हैं आगे। तो T1 T2, T1 जो है इट्स T1
एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, और इसके अंदर पूरी की पूरी आपको एक टेबल दे रखी है। उस टेबल के अंदर अलग अलग नंबर दे रखे और अलग अलग सदियां हैं। तो आपको कुछ याद रखना है, ज्यादा तो नहीं याद करना। उसमें ए बी सी डी से लेकर आपको आगे तक नंबर दे रखे हैं। एक नंबर दे रखा है उसके अंदर एन का नंबर दे रखा है 1900 से 1999। यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप अगर डिटेल चाहते हैं तो आप हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिकल क्लास देख लीजिएगा, उसका वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। ये हमारी थियोरेटिकल क्लास है। तो यहां पर हमने दे रखा कि अगर समय है तो समय के लिए हर शताब्दी का एक अंकन दे रखा है। तो 19वीं शताब्दी का अंकन जो है वो किससे दर्शा रखा है, एन से दे रखा है। तो अब किसी किताब के शीर्षक में अगर नंबर दे रखा हो कि क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग 1957, तो 1957 आप कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके अपनी बात को क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, पुस्तक के शीर्षक में दे रखा हो अगर 1957, तो 1957 का अंकन कैसे बनाएंगे? तो n का मतलब जो है वो 1900 से 1999 तक पूरी सदी है। तो आप इसका जो अंकन बनाएंगे तो आप यहाँ पर 19 को तो लिखेंगे आप n, और पीछे के 2 अंक लिख देंगे आप 57, ये अंक आपका अंकन बन गया। 1957 को क्या लिखेंगे आप? N57। तो अगर ये बात समझ में आई तो मैं अगर आपसे पूछ लोगे सन 1903 को क्या लिखेंगे आप? ये मैंने एक एग्जांपल किया। दूसरा एग्जांपल करते हैं। अगर मान लीजिए आपको आगे लिखना है तो आगे एग्जांपल लिखना है वापस से। n का मतलब क्या बताया मैंने आपको? 1900 से 1999। एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अगर आपको लिखना है 1902 तो क्या लिखेंगे आप? N02। आप लिखना 1988 तो क्या लिखेंगे आप? N88 ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको लिखना है आप n। तो आप किताब के अंदर देखेंगे तो आपको LMNOPQR ऐसा सब लिखा हुआ है उसके अंदर। आप उनको देखकर आप ऑटोमेटिकली आप नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सदी के नंबर है। अभी जैसे अभी जो सन चल रहा है, अभी 21वीं शताब्दी चल रही थी 200, तो ये 200 के नंबर जो है वो आपको P से मिलेगा। वहां देखेंगे तो ये तो n का एग्जाम्पल हो गया, आप वहां देखेंगे तो P से मिलेगा। कैसे करेंगे आप? ये P का मतलब दे रखा है वहां पर 2000 सन 2000 से 2099 ये दे रखा है। तो अगर अभी लिखना है आपको, जैसे सन अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 2020 क्या लिखेंगे? तो आपको लिखना पड़ेगा P20। 2021 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे आप P21। ये लिखने का तरीका है, आप वहां से ऐसे कर सकते हैं। देन उसके बाद कई बार यही पूछेंगे कि आप 10 साल जो है आप अगर उनको लिखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम आइसोलेट के अंदर ये बात भी आती है। अगर आपको शताब्दी के बारे में बात करनी है तो हम ऐसे भी करते हैं। इसके अंदर ये भी एक बार सवाल पूछा गया था जिसको हम कहते हैं LED, लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड। लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड के अंदर क्या आता है कि इस सदी को हमने 5 उसमें बांट रखा है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये सिंपल है, LED कहते हैं इसको। 1900 1900 से लेकर 1919 1920, नेक्स्ट आपका है 1920 से लेकर 1939, 1940 से लेकर 1959, 1960 से लेकर 1979 और 1980 1980 से लेकर आपको करना है 1999। तो कितने हो गए ये? आप देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर 5। तो यहां पर इसके लिए जो हम नंबर काम में लेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली आएगा आपका N1। इसके लिए आप काम में लेंगे N1 आएगा, N1, N3, N5, N7 और N9। ये भी नेट के पेपर में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि
आप एलईडी बताइए लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड कौन सा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड का मतलब ये है कि ये ड्यूरेशन है आपका। तो 1919 को हमने N1 इसको, क्योंकि पूरी N को हमने जो है 5 भागों में बांट दिया, तो जो अंतिम जो चल रहा है, जैसे N1 है तो 19 है तो इसलिए हमने 1 लिखा, यहाँ पर 3 है इसलिए 3 लिखा, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखा मैंने, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखा, और मैंने यहाँ पर 9 है तो 9 लिखा। तो ये ऑड नंबर्स चलेंगे 1, 3, 5, 7, 9, और इससे आप लेटेस्ट डिकेड के बारे में भी पता लगा सकते हैं, और इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपको अगर पर्टिकुलर सन है, अगर आपको ईयर साफ साफ दे रखा है तो आप तो डायरेक्ट नंबर लिखेंगे वहां पर, और अगर आपको ईयर साफ साफ नहीं दे रखा है और आपको दे रखा है कि कौन से दशक की बात कर रहे हैं, 1910 का दशक है, 1920 का दशक है, 1930 का है, 40 का दशक है, तो उस दशक के बारे में ड्यूरिंग, जैसे किताब का शीर्षक है और किताब के शीर्षक पे लिखा हुआ आपका कि ड्यूरिंग 1980s, जैसे मैं आपको एग्जांपल से अपनी बात क्लियर करूंगा। किताब के शीर्षक में दे रखा है कि किताब के शीर्षक में लिखा इन 1985, और ये लिखा हो ड्यूरिंग 1980s, दोनों में अंतर है। एक लिखा हुआ इन 1985, एक क्या लिखा हुआ किताब के शीर्षक में ड्यूरिंग 1980। अगर आपके सामने इन 1985 लिखा हुआ तो आप लिख देंगे N85, ये आपका टाइम आइसोलेट से आपका नंबर बन गया। और अगर आपके किताब के शीर्षक में लिखा हुआ ड्यूरिंग 1980s, तो 80s जो है वो कहाँ आ रहा था, तो लास्ट में आ रहा था आपका, तो कहाँ पर आएगा N9 आपका उसके अंदर आएगा, तो आप N9 लिखकर भी अपना काम कर सकते हैं। ओके, सो ये तरीका है, इस तरीके से आप अपने किताब के जो शीर्षक है अंकन आप बनाना चाहेंगे तो कर लेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप समय एकल से आप ये नंबर ढूंढ लेंगे तो टाइम आइसोलेट इंपॉर्टेंट है, पहचानना सरल है, और आप सरलता से पहचान लेंगे। जब पहचान लेंगे आप, तो पहचानने के बाद आप इसका अंकन बनाएंगे, उस अंकन को हम बोलते हैं आइसोलेट, और आइसोलेट मिलने के बाद आप उसे जो है इन्वर्टेड कॉमा के साथ जोड़ेंगे, फॉर्मूला बनेगा। उस फॉर्मूले में लास्ट में आपका, मैं अभी लास्ट में आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप इस काम करेंगे, लेकिन आप अपना जो है ये इसका कनेक्टिंग सिंबल है, CONNECTING, कनेक्टिंग SYMBOL, ये कनेक्टिंग सिंबल है, यानी कि योजक चिन्ह है, और इस योजक चिन्ह से यानी इन्वर्टेड कॉमा जो है योजक चिन्ह है, और इस योजक चिन्ह के साथ हम जो है मूल शीर्षक में इस तत्व को जोड़ेंगे, दैट इज नोन एज टाइम आइसोलेट। ओके, सो बात कर रहे हैं हम लोग आगे चल के कि फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट आइसोलेट है हमारा जिसके अंदर हमने काम में लिया, टाइम आइसोलेट है। टाइम आइसोलेट के बाद मैंने कहा था आपको सबसे इजी पहचानना जो है वो आपको कौन सा है, वो आप समय पहचान सकते हैं। तो ये था पहला पक्ष जिसकी हमने बात करी, समय। समय के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड, जिसका नाम है स्पेस आइसोलेट, यानी कि स्थान एकल। ये PMEST के 5 तत्वों में से दूसरा तत्व है, क्योंकि पहले तत्व की हम बात कर चुके हैं समय, और दूसरा तत्व जो है वो है स्थान। स्थान को पहचानना समय की तुलना में लगभग बराबर है। समय बहुत ज्यादा सरल है क्योंकि समय देखते ही पहचान में आता है, लेकिन स्थान को आप देखेंगे तो स्थान अब उसके नाम से जो है पहचान में आएगा। आइए स्थान के बारे में बात करते हैं। साथियों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी सीरीज है ये कॉलन क्लासिफिकेशन की सीरीज है, और इस कॉलन क्लासिफिकेशन के लगभग कम से कम 13 से 14 वीडियोस हैं। उसके बाद आपके DDC के डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की वीडियोस हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। हमने स्पेशल सीरीज जो है वो आपके लिए तैयार करी है। बेसिकली ये सीरीज जो है हमने UGC नेट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार करी, क्योंकि वहां पर जो है डेप्थ में जो है सवाल पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये हमारे सैंपल और डेमो वीडियोस हैं कुछ, क्योंकि बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको यूट्यूब पे दिया है। आप लगभग हमारे क्लासिफिकेशन से संबंधित 15 से 20 वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस केवल क्लासिफिकेशन के अगर आप देखना चाहते हैं तो जिसमें हमने विद एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझाया। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे दूँ, आपका थोड़ा सा समय लूंगा, जहाँ पर हम लोगों ने इस बारे में यहाँ पर बात करी थी। ये हमारा बेसिकली कोर्स है आपका। हमने लगभग पुराना डिजिटल कोर्स और नए कोर्स को हमने डिजिटल कोर्स को मिला के अभी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में हम कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं आपको, और आप इफेक्टिव देखेंगे। आप फी, हमारी जो फी है वो हमने 5000 रुपीज का कोर्स था, उसको भी हमने डिस्काउंट करके अभी 2999 में, वो भी 40% डिस्काउंट है आपका। किसी भी कोर्स में इतना डिस्काउंट नहीं था, क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति लगभग सभी की बहुत दयनीय है, सोचनीय विचारणीय स्थिति है। हमारी नहीं, कंप्लीट देश में लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। तो हम अपनी तरफ से जो आपको मैक्सिमम सपोर्ट दे सकते थे वो हम दे रहे हैं।
मैक्सिमम 40% डिस्काउंट के साथ जो है कोर्स हमारा अवेलेबल है। 2999 में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे सारे ही वीडियोस जो है आपको मिलेंगे। उसके अंदर आप जैसे आप लॉगिन करेंगे, कोर्स परचेस करने पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी, कैटलॉगिंग और कई सारी और जितने भी हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट का टॉपिक है। उसमें हमने कंप्यूटर्स के बारे में, आपने इससे पहले वाले मेरे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के, हम लोगों ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया, कंप्यूटर के कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जैसे कोहा की बात मैंने आपको बताई इससे पिछले वीडियो में, कोहा से की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए कई सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो हम उन बच्चों को भी जो है फ्री में ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। जितने भी हमारे पेड कस्टमर्स हैं उनके लिए हमारे पास बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं और कई सारी चीजें हम उनको देंगे। तो ये सारी डिटेल्स वहां पर भी मेंशन है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, डिजिटल कोर्स है, ऑनलाइन यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बेस्ड हमने करा है, पेपर सॉल्यूशंस है, टेस्ट सीरीज है, ई नोट्स और ई बुक्स आपको वहां पर मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ। तो लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने वहां पर दे रखा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आपके मन में आप पूछना चाहें, तो यहाँ पर हमने फोन नंबर दे रखा है 7877719287। आप जुड़कर हमसे और इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे से जुड़ने के कई सारे तरीके हैं। यूट्यूब चैनल पे तो आप ही हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से जुड़ने के बाद आपको पुस्तकालय विज्ञान या लाइब्रेरी साइंस का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वहां पर आपको मिल जाएगा, आप वो काम कर सकते हैं। आइए अगले तत्व की बात करते हैं। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं टाइम आइसोलेट की। सेकंड है आपका दैट इज नोन एज स्पेस आइसोलेट। स्पेस नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर दे रखा है आपका कि स्पेस का मतलब है स्थान, स्थान एकल की हम लोग बात कर रहे हैं। आइसोलेट केवल तत्व है, उसका फैसेट है, उसका नंबर हम लोग बनाते हैं। तो स्थान, तो आपको शीर्षक में क्या पहचानना है? आपको पहचानना है स्थान। बहुत इजी है स्थान पहचानना। स्थान के लिए कॉलन के अंदर जो है स्पेस का टेबल दे रखा है, और स्थान की ही सूची जो है सबसे ज्यादा लंबी और सबसे ज्यादा बड़ी सूची होती है। आप कॉलन के अलावा अगर आप दूसरी वर्गीकरण पद्धति की हम जब बात करते हैं, डीडीसी की बात करते हैं, तो डीडीसी की सबसे बड़ी टेबल ही जो है वो सेकंड नंबर की टेबल है, जिसको हम बोलते हैं एरिया। तो वो स्थान से संबंधित है। तो स्थान में रंगनाथ ने भी ये काम कर रखा है कि जितने भी स्थान हैं उनसे संबंधित जो है उनके नंबर दे रखे हैं। उस टेबल में आप जाएंगे, उस टेबल में लगभग जितने भी छोटे मोटे राज्य हैं, जगहों के नाम है, शहरों के नाम है, देश विदेश सभी कंट्रीज के जो है नाम वहां पर दे रखे हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हमारे टेलीफोन डायरेक्टरी में एसटीडी कोड्स लिखे होते हैं, वैसे सबके जो है नंबर्स दे रखे हैं। वो सूची लगभग एसटीडी कोड जैसी दिखाई देती है, उसमें सब नंबर दे रखे हैं। तो आपको पहचानना है, उसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है जिन पर एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला एक दे रखा है वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का नंबर दे रखा है, वहां पर एक नंबर दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है? वर्ल्ड का नंबर 1 दे रखा है। सेकंड आपका मदर कंट्री, MOTHER, मदर, COUNTRY, मदर कंट्री। तो मदर कंट्री का नंबर जो है वो 2। तीसरा है फेवर्ड, FAVOURED, फेवर्ड, COUNTRY। तो फेवर्ड कंट्री का नंबर जो है वो 3 रखा है। तो ये बहुत सिंपल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कॉलम नहीं भी पढ़ी है तो आप बताते हैं, उस टेबल के अंदर बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। सबसे पहला नंबर 1 क्या है? नंबर 1 उसके अंदर दे रखा है वर्ल्ड दे रखा है। नंबर 2 मदर कंट्री है। नंबर 3 जो है वो आपका फेवर्ड कंट्री। फेवर्ड कंट्री उसे कहते हैं जिस कंट्री का साहित्य आपकी लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा हो, वो आपकी फेवर्ड कंट्री कहलाएगी। तो फेवर्ड कंट्री ये आपकी नंबर 3 पे है, ये आप देख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 नाम आपको याद है। 1 नंबर जो है वो आपका वर्ल्ड का है, 2 नंबर जो है आपका मदर कंट्री का है, 3 नंबर आपका फेवर्ड कंट्री का। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर लिखा हुआ उसके अंदर के 3 के बाद उस टेबल के अंदर आप देखेंगे तो नंबर 4 पे इट्स एशिया, ASIA। एशिया क्या है? नंबर 4 पे दे रखा है। इंडिया, INDIA, इंडिया दे रखा आपको 4, क्योंकि वही नंबर आपके आगे एक्सटेंड हो रहे हैं। 4 मतलब एशिया है, तो जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उन सब का नंबर 4 से ही आपको मिलेंगे। अब एशिया में इंडिया है तो इंडिया का नंबर आपको क्या मिलेगा? आपको 4 मिलेगा। उस टेबल के अनुसार मैं आपको नंबर बता रहा हूं। राजस्थान का नंबर देखेंगे आप RAJASTHAN, राजस्थान का नंबर देखना है तो वहां मिलेगा आपको 4437। ओके,
तो सारे नंबर्स बच्चे पूछते हैं सर नंबर सारे याद करने हैं, तो याद सारे नंबर याद नहीं करने हैं, जो आपको मैंने 6 नंबर बताया आपको वो याद रखने हैं, इन पर ही सवाल पूछा था। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर किसी नंबर है तो फिर आपको टेबल देनी ज़रूरी है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको मुंह ज़बानी याद होनी ज़रूरी है। तो पहला कौन सा हो गया आपका नंबर 1, आपका वर्ल्ड का नंबर है, विश्व का नंबर 1 से लिखेंगे आप। मदर कंट्री है तो आप 2 लिखेंगे, फेवर्ड है तो आप 3 लिखेंगे। फेवर्ड के बाद आपको क्या करना है, अगर एशिया है तो आपका 4 है, इंडिया है तो आपका 4 है, और आपका राजस्थान है तो आपका 4 ये अकॉर्डिंग टू द कॉलन यहाँ पर नंबर है, ये स्पेस आइसोलेटेड। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर ये नंबर स्पेस आइसोलेट अगर किसी टाइटल के अंदर ये लिखा है तो आपको करना क्या है, तो आपको ये करना है कि स्पेस आइसोलेट में से आपको क्या काम में लेना है, आपको स्पेस टेबल। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप, स्पेस टेबल पे जाएंगे और स्पेस टेबल से आप नंबर ढूंढ के लाएंगे। तो जो नंबर आप ढूंढ के लाएंगे उसको डॉट किसके साथ जोड़ेंगे, डॉट चिन्ह के साथ किसके आगे जोड़ेंगे, तो आप टाइम से पहले लिखेंगे TIME, क्योंकि टाइम मैंने आपको बताया टाइम किससे जुड़ता है, आपका इन्वर्टेड कॉमा से जुड़ेगा। तो जो आइसोलेट टाइम का है, जैसे मैंने अभी इसको आपको बताया था पहले कि आपने N85 लिखा, ये मान लीजिए समय है आपका, तो आप क्या कहेंगे N85 कॉमा लगाएंगे आप यहाँ पर, और स्पेस से अगर आपको मान लीजिए इंडिया मिलेगा तो आप क्या बनाएंगे, इंडिया का नंबर बनाएंगे, आप डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद क्या करेंगे आप 44 लिखेंगे। तो ये आ गया क्या नंबर बन गया आपका, इंडिया इन 1985, ये आपका एक नंबर बन गया। तो ये ऐसा अभी मैं आपको लास्ट में हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, उस एग्जांपल में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको काम करना। तो ये आपको हो गया सेकंड आइसोलेट, दैट इज नोन एज स्पेस। तो तीसरा महत्वपूर्ण आइसोलेट जिसकी हम बात यहाँ से शुरू करते हैं, जिसे हम कहते हैं इट इज नोन एज एनर्जी। नाम से जाहिर है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा स्पष्ट दिखाई देती है, किसी शीर्षक में अगर ऊर्जा होगी तो आपको साफ साफ नजर आएगी। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ लाइब्रेरी। तो क्लासिफिकेशन जो शब्द है वो आपको ऊर्जा दर्शाता है। ऊर्जा को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है ऊर्जा एनर्जी। एनर्जी कब होगी, जब कोई प्रोसेस होगा आपके सामने, मेथड होगा, एक्टिविटी होगी। ये सब किसका सिंबल है, ये सब कुछ दर्शाता है आपको एनर्जी। प्रोसेस, मेथड, एक्टिविटी, ये आपको ऊर्जा दर्शाती है। ऊर्जा का मतलब ही किसी न किसी प्रकार की हलचल, कोई काम होना। तो ये ऊर्जा, आप शीर्षक में आपको ऊर्जा अपने आप नजर आएगी। जैसे मैं लिखूंगा हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप, तो हार्वेस्टिंग जो है एक ऊर्जा। मेटलर्जी ऑफ आयरन, तो मेटलर्जी जो है ये एक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सर्कुलेशन, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, हर वो शब्द जिसमें किसी न किसी प्रकार का प्रोसेस हो, तो वो प्रोसेस जो है आपको ऑटोमेटिकली क्या दिखाएगा, वो आपको इशारा करता है ऊर्जा की तरफ। तो आपको उस तत्व को पहचानना है और आपको उसका आइसोलेट ढूंढकर उसका नंबर आपको जो है अंकन में लगाना है, फॉर्मूला में आप लगाएंगे। एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है और रंगनाथन ने इसका जो कनेक्टिंग सिंबल है वो भी आपको कॉलन दे रखा है। तो एनर्जी आइसोलेट का जो कनेक्टिंग सिंबल है वो क्या है आपका कॉलन, यानी कि 2 बिंदु से जोड़ेंगे आप COLON। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो बात मैं ऐड करना चाहूँगा वो बात ये है कि हमारी जो स्कीम है इसका नाम ही क्या है, कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन मतलब द्विबिंदु वर्गीकरण। तो द्विबिंदु वर्गीकरण जो है इसमें रंगनाथन ने सबसे पहले जो कनेक्टिंग सिंबल है वो कॉलन ही लिया और कॉलन से ही तत्वों को जोड़ा करते थे। लेकिन रंगनाथन ने डिसाइड किया कि ये जो है कनेक्टिंग सिंबल ये एनर्जी का है। तो एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण है। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में से एनर्जी महत्वपूर्ण है, इसलिए एनर्जी को बीच में रखा गया, क्योंकि एनर्जी बीच में एक तरफ PM है, फिर बीच में E है और फिर S और T है। तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया कि 5 तत्वों में से जो महत्वपूर्ण होगा वो बीच में होगा। तो एनर्जी से पहले भी 2 है, एनर्जी के बाद में 2। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि एनर्जी बीच में है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए कि एनर्जी का ही कनेक्टिंग सिंबल जो है कॉलन है। तो हमारी स्कीम का नाम क्या है, कॉलन। तो कॉलन चिन्ह किसका है, तो वो ऊर्जा का है, इसलिए रंगनाथन ने E को असाइन किया। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कि एनर्जी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनर्जी ही वो चीज है जो कि अगर आप देखेंगे तो जीवित और निर्जीव में जो है अंतर स्पष्ट करती है। क्योंकि अगर
कोई व्यक्ति, कोई जीव अगर जीवित है तो उसके अंदर एनर्जी है, और अगर एनर्जी लॉस है तो क्या है, वो निर्जीव होता है। तो एनर्जी से ही हम लोग पता लगाते हैं कि वो जीवित है या निर्जीव है। तो एनर्जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज हम यहाँ पर जीवित हैं क्योंकि हमारा ना एनर्जी, अगर एनर्जी लॉस हो जाएगा तो हम मृत हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से रंगनाथन ने इन 5 तत्वों में एनर्जी को महत्वपूर्ण माना है, और इसका कनेक्टिंग सिंबल जो है आपको कॉलन से दिया, और कॉलन एनर्जी आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं, मैंने आपको बताया पहचानने का तरीका। जब आप एनर्जी पहचान लेंगे तो एनर्जी पहचानने के बाद उसके अंकन को जो है आप लगाएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आप देखेंगे कैसे आप काम करेंगे। तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ करते हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी है, क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन। तो आप लाइब्रेरी साइंस क्लास के अंदर जाएंगे तो वहां पर इसका जो आइसोलेट है वो दे रखा है आपको, दैट इज नोन एज 51। ऐसे ही कैटलॉगिंग, CATALOGUING, कैटलॉगिंग है तो कैटलॉगिंग का नंबर जो है वहां पर क्या दे रखा है, 55 दे रखा है। ओके, तो पहले क्लासिफिकेशन का नंबर है, फिर कैटलॉगिंग का। तो ये दोनों जो सिंबल हैं ये क्या है, ये आपके एनर्जी के आइसोलेट है। इन आइसोलेट को पहचानना है, एक 51 है और दूसरा क्या आपका 55 है। इन आइसोलेट को पहचान के आप इसका जो अंकन जो जोड़ेंगे वो किसके साथ जोड़ेंगे, कॉलम के साथ जोड़ेंगे। तो जब भी आप कोई एग्जाम्पल बनाएंगे तो एग्जाम्पल में आप क्लासिफिकेशन में कैटलॉगिंग का नंबर या एनर्जी का जो भी आइसोलेट होगा उसका जो नंबर होगा आपको 2 चिन्ह से, 2 कॉलम से जो है आप वहां पर उसको जोड़ देंगे। ये कनेक्टिंग तरीका आपका रहेगा। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द एनर्जी। अब एनर्जी के बाद यहां पर इंपॉर्टेंट जो है नंबर 4 पर जो है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है आपका मैटर, MATTER। मैटर आइसोलेट की बात कर रहे हैं हम लोग। मैटर का मतलब जो है वो तत्व है। इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, इसका रिकॉग्निशन जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, और इसको हार्ड होने के साथ एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। अच्छा, दूसरी बात ये एक और इम्पॉर्टेंट है कि हर क्लास में आपको मैटर नहीं मिलेगा। वहाँ पर हर क्लास में आपका तत्व नहीं होगा, या हर शीर्षक में भी नहीं होगा। उसके अंदर बहुत ही कम जगह आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, गोल्ड कॉइन, इट इज एन एग्जाम्पल। आप लिखेंगे यहाँ पर GOLD, गोल्ड कॉइन, या PAPER, पेपर करेंसी। तो ये मैटर पहचानना आपको, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसके अंदर क्या है कि कॉइन तो है मेन, लेकिन इसके अंदर मैटर जो है वो मैटर क्या है आपका, यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई जा रहा है कि ये गोल्ड जो है ये आपका क्या है, मैटर है। यहाँ पर पेपर क्या है, ये आपका मैटर है। तो हर क्लास में या हर एग्जाम्पल में मैटर नहीं होगा, लेकिन किसी किसी क्लास में मिलेगा। ये आपकी क्लास जो है वो आपकी एक्स इकोनॉमिक्स क्लास है। तो एक्स इकोनॉमिक्स क्लास के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहां पर करेंसी की बात आती है, तो वहां हम लिखते हैं तो गोल्ड कॉइन जो है वो गोल्ड मैटर है, तो उसके अंदर आपको M मिलेगा उसके अंदर। और ऐसे ही आपको करेंसी, पेपर करेंसी में जो है पेपर वो मैटर है। मैटर को इसकी सिमिलरिटी होती है आमतौर पे, तो इसको पहचानना मैंने आपको बताया कि हार्ड और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतना इजीली पहचान में नहीं आता। ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है इसकी पहचान। तो इसकी पहचान करने के लिए हम लोग जो है ये काम करते हैं। तो जिस जिस क्लास के अंदर मैटर होगा वहां पर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा कि मैटर कैसा है, वहां पर कैसे पहचानना। हर क्लास के अंदर नहीं है, कुछ क्लासेस के अंदर है, तो इसलिए इट्स अवेलेबल AVIABL, अवेलेबल इन सम क्लासेस, सब के अंदर नहीं है, सम CLASSES, केवल कुछ ही क्लासेस के अंदर जो है आपको मैटर मिलता है। ये इट लुक्स लाइक पर्सनालिटी, LOOKS, लुक्स लाइक, कैसा लगेगा, ये पर्सनालिटी के जैसा लगता है, व्यक्तित्व के जैसा लगता है। इसलिए बहुत कम डिफरेंस होता है पर्सनालिटी और मैटर के अंदर पहचानने के लिए। बहुत बहुत फाइन लाइन होती है और बहुत ही कम डिफरेंस होता है, इसलिए पहचानना इसको एक जटिल काम है। आप पहचान लेंगे तो मैटर का नंबर लगा देंगे, और यहीं पर शेष विधि काम में आती है कि आपने मैटर पहचान लिया। मैटर पहचानने के बाद आप जो कुछ भी बचता है वो क्या है, आपका पर्सनालिटी। तो ये आपका मैटर करना। मैटर का जो कनेक्टिंग सिंबल है मैंने आपको वो भी बताया कि इसका कनेक्टिंग सिंबल जो हो क्या है, वो आपका सेमीकोलन है। इट इज SEMI, सेमी COLON। तो आप सेमीकोलन से जो है आप इसको दर्शाएंगे, और आप जब भी लिखेंगे तो सेमीकोलन से ही कनेक्ट करके आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इट इज रिलेटेड विद द मैटर, कि मैटर में आप इस प्रकार का काम करते हैं। और मैटर
मिलने के बाद आप काम कर सकते हो। तो ये आपका चौथा तत्व है। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट, अंतिम और महत्वपूर्ण, क्योंकि अंतिम तो है ही, लेकिन अंतिम होने के साथ इसका महत्व जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। ये कौन सा पक्ष है आपका? व्यक्तित्व पक्ष है आपका, दैट इज पर्सनालिटी आइसोलेट। क्या काम में लेते हैं इसके अंदर? इसके अंदर हम, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर काम में लेंगे हम शेष विधि काम में लेंगे। इस विधि के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। शेष विधि यानी अवशेष का सिद्धांत भी जो है उसको यही कहते हैं। देखिए, आमतौर पर पर्सनालिटी शीर्षक में प्रेजेंट होती ही होती है। बहुत कम ऐसी स्थिति आती है जब शीर्षक के अंदर जो है व्यक्तित्व पक्ष न हो। तो ऐसा बहुत कम होता है या न के बराबर होता है, क्योंकि ये नजर आता ही आपको हमेशा, इसकी उपलब्धता होती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कभी किसी शीर्षक में पर्सनालिटी न हो। पर्सनालिटी एक से अधिक भी हो सकती है, तो इसलिए पर्सनालिटी ही एक ऐसा है जिसके स्तर भी है और इसके आवर्तन भी है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि राउंड्स एंड लेवल्स। अगला शीर्षक जब हम करेंगे, मैं आपको जब कॉलन का, जब आप डेप्थ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो डेप्थ क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा राउंड्स एंड लेवल्स। लेकिन केवल एक ही पर्सनालिटी ही एक ऐसा है जिसके राउंड्स भी हैं और जिसके लेवल्स भी है। तो जब आप राउंड्स लेवल्स देखेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इसके अंदर कितने सारे वेरिएशंस हैं। ये प्रमुख तत्व है, ये इतनी आसानी से पहचाना नहीं जाता है अकॉर्डिंग टू द एस.आर. रंगनाथन। तो रंगनाथन ने कहा कि आप चार चीजें हैं, चार पहचान लें, और चार पहचानने के बाद वो आप क्या करेंगे, जो बच गया उसको आप क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी बोलेंगे। हालांकि पर्सनालिटी पहचान में आ जाती है, तो रेयर केस में नहीं होती। शेष विधि आप अपनाएंगे और शेष विधि के साथ आप इस काम को लेंगे। इसको पहचानने के बाद आप इसका आइसोलेट ढूंढेंगे। तो आइसोलेट जो है आपका शेड्यूल के अंदर लिखा होगा, उस आइसोलेट को आप किससे जोड़ेंगे? कनेक्टिंग सिंबल। तो CONNECTI कनेक्टिंग सिंबल जो है इसका वो इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टिंग सिंबल के बारे में भी दो बातें हैं। इसका कनेक्टिंग सिंबल जो है वो आपका कॉमा है, COMMA कॉमा। लेकिन जब P के राउंड्स आएंगे या P के लेवल्स आएंगे तभी आप कॉमा का प्रयोग करेंगे, या किसी स्पेशल केस में हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। बाकी हम आम तौर पे P पक्ष के मिल जाने पर हम उसे मेन क्लास के साथ बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के लिखते हैं। ये कॉलन का रूल है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस बात की वजह से क्या है कि बच्चे ध्यान में नहीं रखते, तो उनका एग्जाम में जो है वो नंबर जो बनता है वो गलत हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि P आइसोलेट जब आपको मिल जाता है उसका अंकन जो है आप, मैं आपको एग्जाम्पल भी करूंगा, आपको एग्जाम्पल में आपको बात बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। तो जब P पक्ष आपको मिल जाता है तो P पक्ष को आप मेन क्लास के साथ बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के लिखेंगे, यानी कि आप मेन क्लास है और मेन क्लास और P के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहेगा। हाँ, P की आवृत्ति है, बार बार आ रहा है, या P के स्तर हैं, P1 P2 P3 P4, तब आप वहां पर कॉमा लगाएंगे। या कई बार ऐसा भी होता है स्पेशल केस में, जैसे सिस्टम और स्पेशल अगर है तो सिस्टम और स्पेशल आ जाएगा, तब आप फिर उसके बाद कॉमा लगा के आप P पक्ष को जोड़ेंगे। तो ये रूल्स हैं, ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के रूल्स हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। यहां आपको जो मूल रूप से बात याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट है कि P पक्ष को ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? शेष विधि काम में लेंगे, और आइसोलेट मिल जाए तो कनेक्टिंग सिंबल कॉमा के साथ आप इसको जोड़ देंगे। अब एक एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल से ये बात जो है ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से हम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं और उसको लिखेंगे। ओके, सो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, और जितना भी अभी तक आपने सीखा है उसके ही आधार पर मैं एक नंबर बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, दैट इज क्लासिफिकेशन ओके। यहां पर शुरू करते हैं। मैं शीर्षक लिख रहा हूं आपके सामने, क्लासिफिकेशन। Classification of maps in public library of राजस्थान ड्यूरिंग 1950। ये टॉपिक है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स इन पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 1950।
देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ये किताब का टाइटल है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने यहाँ पर TITLE, ये एक टाइटल है। और मुझे इस टाइटल के बाद जो बनाना है वो मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है क्लास नंबर। मैंने टाइटल ऐसा इसलिए लिया कि इसके अंदर मैंने पांचों तत्व लिए हैं, कोई जरूरी नहीं मैंने कहा आपसे कि पांचों तत्व होंगे। पांचों तत्व को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक शीर्षक लिखा है। अब प्रैक्टिकली हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि रंगनाथन ने कहा कि 5 तत्व हो सकते हैं। पांचों तत्वों को क्या बोलते हैं, PMEST कहते हैं। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, टी, क्योंकि सरल है टी पहचानना, तो हम टी ढूंढते हैं। तो आप देखिए इस शीर्षक में आपको कहीं पर टी नजर आ रहा है, कोई ऐसी चीज जो शब्द आपको दिखा रही है? यस, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज टी। क्या है ये, टी है। 1950, समय आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने टी पहचान लिया। टी के बाद अब क्या पहचानेंगे अपन, एस। एस यानी कि स्पेस, जगह, जगह का नाम आ रहा है आपके सामने, इट इज व्हाट, इट इज एस। मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली कैसे आप PMEST पहचानेंगे। तो आपने स्पेस यानी कि राजस्थान, तो टी हो गया, एस हो गया। अब आपको आना है ई मतलब एनर्जी। तो देखिए यहां पर एनर्जी, कोई एक्टिविटी आपको नजर आ रही है इसके अंदर, तो एक्टिविटी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। क्या है आपका यहाँ पर, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमारा है ई मतलब एनर्जी। सो क्लासिफिकेशन एनर्जी हो गया, टी हो गया, एस हो गया, और आपका क्या हो गया, ई हो गया। अब इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको तत्व पहचानना है। तत्व यानी कि मैटर। हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन किस चीज का, तो क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं हम लोग, हम कर रहे हैं मैप, मैप्स। तो मैप्स जो है ये क्या है आपका, इट इज नोन एज एम, मैटर है। और मैटर के बाद अब जो बचता है वो पी है। तो पी आपका क्या है, तो यहाँ पर पी ऑटोमेटिकली, बस ऑब्वियस सी बात है लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी भी कौन सी है, पब्लिक लाइब्रेरी है। तो ये क्या है हमारा पी है। मेन क्लास ढूंढनी है आपको, मेन क्लास कौन सी है, तो मेन क्लास इट इज अ लाइब्रेरी, सो इट इज लाइब्रेरी साइंस। तो ये मेन आपकी मेन क्लास है, MAIN, मेन, CLASS, मेन क्लास है। तो देखा आपने, सारे तत्व मिल गए आपको और आपको मेन क्लास मिल गई। अब कैसे आप जो है इसका फाइनल नंबर बनाएंगे, तो फाइनल नंबर बनाना बहुत जरूरी है। देखिए रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस को जो है 2 नंबर दिए हैं आपको। आप जो मेन टेबल देखेंगे 42 मेन क्लासेस के अंदर, वो मैथमेटिकल 2 से लाइब्रेरी साइंस को डिफाइन किया है। बाकी क्लासेस को तो A से लेकर Z तक दिया, लेकिन लाइब्रेरी साइंस ऐसी क्लास है जिसको 2 नंबर से दिखाया गया। ओके, तो आप 2 नंबर जो है मेन क्लास हो गया आपका। तो मेन क्लास का जो नंबर है आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका 2 है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, ये आपकी मेन क्लास हो गई। अब मेन क्लास के बाद में, ये मेन क्लास है, मेन क्लास के बाद क्या जोड़ेंगे आप, पी पक्ष जोड़ेंगे। तो पी पक्ष जो है वो क्या है आपका, पब्लिक। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकली कॉलन आपके पास होनी चाहिए। तो कॉलन को जब आप खोलेंगे तो कॉलन के अंदर आप मेन क्लास 2 में जाएंगे, और 2 के अंदर जाके आप वहां पर देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी, तो पब्लिक का नंबर भी आपको मिलेगा 2 मतलब गवर्नमेंट लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी का आपको नंबर क्या मिलेगा, वहां पर 2 मिलेगा। तो 2 जो है वो पी पक्ष है, और ये जो 2 है ये क्या है आपका मेन क्लास है। तो मैंने आपको बताया कि 2 के बाद क्या लिखेंगे आप, इसके पीछे भी वापस 2 लिखेंगे। अगर वहां कुछ और होता तो 3, 4 हम लिखते हैं, लेकिन शेड्यूल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है इसलिए। तो मेन क्लास और पी पक्ष के बीच में कनेक्टिंग सिंबल नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ना 2 आपका कनेक्टिंग सिंबल नहीं आएगा, तो इसलिए आप ऐसा करेंगे। अब ये हो गया पी के बाद आप क्या ढूंढना आपको, एम यानी कि मैप्स। तो मैप जो है, मैप का नंबर आपको वहां पर आप शेड्यूल में जब आप देखेंगे तो आपको वहां पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आपको मैप का नंबर मिल जाएगा। मैप का नंबर मिलेगा 17 पे आप जाएंगे तो वहां पर मिलेगा। तो 17 लिखेंगे आप यहाँ पर, 1 और 7 मैंने लिखा। ओके, तो ये हो गया मेन क्लास, ये पी पक्ष है आपका, और ये क्या हो गया आपका, दैट इज नोन एज मैटर। मैटर के बाद क्या लिखेंगे आप, एनर्जी लिखेंगे। एनर्जी किससे आती है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का नंबर जो है वहां पर दे रखा है आपको, इट इज 51 दे रखा है। एनर्जी के बाद क्या आएगा, अब स्पेस का नंबर मैंने आपको बताया अभी आपको 4437 ये नंबर है राजस्थान का। और टी जो नंबर है वो 1950 है। तो 1950 कैसे लिखेंगे आप, N50 लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर लिखा N5050 लिखा। तो ये 5 तत्व हो गए आपके। ओके, अब इन तत्वों को देखिए आप कैसे इस पे काम में लेंगे। 5 तत्व होने के बाद ये मैटर है, ये एनर्जी है, ये स्पेस, लेकिन ऐसे पहचानने में नहीं आ रहा कि मैटर कौन सा है, क्यों, तो इसलिए रंगनाथन ने इनके लिए कनेक्टिंग सिंबल दिए।
तो मैटर है तो मैटर के आगे क्या लगेगा, तो मैटर के आगे आप सेमीकोलन लगाएंगे, एनर्जी है तो एनर्जी के आगे क्या लगेंगे आप कॉलन लगाएंगे, स्पेस है तो स्पेस के लिए आप डॉट लगाएंगे, और टाइम है तो टाइम के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। ओके, कनेक्टिंग सिंबल्स नजर आए आपको। इन सारे कनेक्टिंग सिंबल्स के साथ में ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनकर तैयार है, और ये आपका एक आर्टिफिशियल नंबर बन गया, जिसमें आपका है कि लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस में पब्लिक है तो पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पर मैप है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन है राजस्थान और 1950। तो ये अगर शीर्षक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 1950, तो आप इस टाइटल को जो है आप इस प्रकार से नंबर बनाएंगे। तो ये आपका जो है नेचुरल नेम टाइटल है, और ये आपका जो है आर्टिफिशियल नंबर है। तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन। इस प्रकार से आप किसी भी शीर्षक में से PMEST ढूंढकर आप इस प्रकार से कॉलन का यूज करते हुए आप नंबर बना सकते हैं। साथियों, ये बात हुई आपकी प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन की। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन आप करना चाहते हैं, आपको किन्हीं और शीर्षकों के आपको क्लास नंबर चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं आपको उनके नंबर्स बना के आपको दे दूंगा। आपको इसके लिए एप्लीकेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे या वेब कॉलन पे जाकर भी आप ढूंढ सकते हैं। लगातार आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप संपर्क करना चाहते हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हाल ही में हमने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया। उस टेलीग्राम ग्रुप को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप जुड़ जाएंगे तो उस टेलीग्राम ग्रुप में हम कई बार बच्चों के जितने द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस के हम लोग वहाँ पर जवाब भी दे सकते हैं। तो ये तरीका है आपका हमसे जुड़ने का। सभी तरीके से हम टोटल सोशल नेटवर्किंग के पर आपसे अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे अभी आप मुझे देख रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया, आप वहाँ से करें। एक बार नंबर आप चाहें तो आप नंबर और नोट कर लीजिए। उस नंबर के आधार पर अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो हम आपको वहाँ पर डेफिनेटली आपको जितने भी सॉल्यूशंस चाहिए उन सॉल्यूशन देंगे। तो सारे सॉल्यूशन का एक ही नंबर है, दैट इज नोन एज 7877192287। ये एक नंबर है, इस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी अगर किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उससे बात कर सकते हैं। ये हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन की एक सीरीज है जिसका दूसरा भाग अभी आपने देखा। इस सीरीज के अंदर लगभग 14 से 15 भाग है। अगले भाग में हम अगले शीर्षक के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।